नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की। चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। ये राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। और इन 5 राज्यों में अलग अलग चरणों में मतदान होगा। वोटिंग की शुरुआत 27 मार्च से होगी, जहां पर पश्चिम बंगाल और असम से शुरुआत हो रही है। और 3 राज्य केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक ही चरण में एक ही दिन यानी 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। हालांकि 5 राज्यों में नतीजे एक ही दिन आएंगे, यानी कि मतगणना 2 मई को होगी। तो समझेंगे आज अपने कार्यक्रम में कि इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की अब तारीखों के ऐलान के बाद वहां की स्थिति और किस तरीके की चुनौतियां चुनाव आयोग के सामने हैं, और चुनाव आयोग ने इन 5 ही राज्यों में क्या इस बार नए प्रबंध या इंतजाम किए हैं चुनाव कराने को लेकर। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रामकृपाल जी हैं, आपका सर स्वागत है। शुरुआत प्रदीप जी करना चाहूंगा आपसे कि 5 राज्यों में अगर देखें तो असम और पश्चिम बंगाल, जहां पर असम में 3 चरणों में और पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान का जो शेड्यूल जारी किया है आयोग ने, लेकिन केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में एक ही चरण और एक ही दिन में मतदान, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए सचान जी, आप देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी जो है वो चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में मतदान कराया था। इस बार 8 चरण है। उसका मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है कोविड। कोरोना की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग और वोट देने में एक व्यक्ति के बाद दूसरे के उसमें जो समय लगना है, कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, जो भी जा रहा है उसको हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करना, मास्क अगर पहन के नहीं गया तो मास्क देना, ये सब प्रबंध जो है चुनाव आयोग को उसमें उसमें उसकी वजह से जो पोलिंग बूथ की संख्या है उनको बढ़ाया गया है, पोलिंग का टाइम बढ़ाया गया है। तो कुल मिला के कोशिश क्या होनी चाहिए चुनाव आयोग की कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव। पश्चिम बंगाल के बारे में हम सबको मालूम है कि वहां राजनीतिक हिंसा चुनावी राजनीति का अभिन्न अंग। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करना, ये सुनिश्चित करना कि वोटर निर्भय होकर घर से बाहर निकले और वोट दे, वो किसी दबाव या प्रभाव में वोट देने न जाए, उसको ये महसूस ना हो कि वोट देने से हमारी जान को खतरा हो सकता है या हमें कोई नुकसान पहुंच सकता है। मुझे लगता है कि इस दृष्टि से आप देखें तो चुनाव आयोग पिछले बहुत से सालों से, केवल इसी चुनाव की बात नहीं है, इस मामले में सफल रहा है। दूसरी बात यह है कि तारीखों का ऐलान करते समय, खासतौर से रिजल्ट की बात करें 2 मई की, तो इस बात का ध्यान रखा गया है कि 4 मई से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो उससे पहले जो है चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाए, ये कोशिश की गई है। चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहा है, लेकिन ध्यान जो है चुनाव आयोग का ये और बाकी राजनीतिक दलों और राजनीतिक प्रेक्षकों का सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल पर होगा। 2 राज्यों में चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। एक है पश्चिम बंगाल जहां राजनीतिक हिंसा के कारण जिस तरह की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, जो हिंसा का इतिहास रहा है राजनीतिक हिंसा का, वो बड़ी चुनौती है। दूसरा तमिलनाडु है, जहां लंबे समय से ये शिकायत आती रही है धन के दुरुपयोग की। वो एक अलग तरह की चुनौती है जो बाकी राज्यों में उस तरह से नहीं है, उतनी बड़ी नहीं है। तो धन का दुरुपयोग किस तरह से चुनाव आयोग रोकता है, खासतौर से तमिलनाडु में, और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर कितना काबू कर पाता है, कितना लोगों के मन में अभय का भाव आ पाता है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। नए कदमों में अगर देखें जिस तरीके से रामकृपाल सर की, एक तो कोविड के चलते अभी भी जो प्रोटोकॉल है उसको लागू कराने की पूरी कोशिश चुनाव आयोग की होगी,
राजनीतिक दलों के जरिए भी और वोटर और आम जो पब्लिक है उसके लिए भी। इसीलिए घर घर जाकर जो प्रचार में लोगों की समय सीमा है उसको बांध दिया गया है। हालांकि 1 घंटे टाइमिंग को बढ़ाया गया है मतदान में, क्योंकि जो प्रोटोकॉल के दरमियान कदम लिए जाएंगे शायद उसमें कुछ एक्स्ट्रा वक्त उन्हें चाहिए होगा। ये जो कदम है ये किस तरीके से आपको लगता है, खासतौर पर अगर मैं असम की बात करूं या इसके अलावा पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ तमिलनाडु और केरल, ये 4, क्योंकि पुडुचेरी में थोड़े से हालात अलग तरीके से नजर आते हैं जैसा कि कहा प्रदीप जी ने। किस तरीके से ये चुनौतियां हैं यहाँ पर, और आयोग के नजरिए से भी, चाहे वो 3 चरणों की बात हो असम में या फिर 8 चरणों की बात हो पश्चिम बंगाल में, हालांकि केरल में 1 चरण में ही चुनाव है। जी, जैसा कि देखिए अभी प्रदीप जी ने कहा, सबसे मैं चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है कि उस पर जितनी चुनौतियां होती हैं वो हर चुनौतियों से पार पाके सफल होता है। और आप देखिए कि हर बार हम लोग एक दोस्त को धन्यवाद देते हैं कि उसकी तारीफ ही करते हैं। चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी समस्या थी जब कोविड के दौरान पहला चुनाव, तो ये जो कुछ भी हुआ, कई तरह के चुनाव हुए उसके दौरान, बाई इलेक्शन हुई है और बिहार का जो इस तरह चुनाव रहा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार भी वो इलेक्शन कमीशन खड़ा उतरेगा। और चूंकि उसका हमने पिछले दिनों में देखा है, चाहे वो स्थानीय निकायों के चुनाव से लेकर के कहां तक, जिस तरह से कोविड के बीच में प्रबंधन किया है चुनाव आयोग ने, उसकी तो हम लोग मतलब प्रशंसा कर चुके हैं भूल। और ये अगर आप देखें जो तारीखें हैं, जैसा कि कह रहे थे प्रदीप जी, 6 अप्रैल एक ऐसी तारीख है जिस दिन 5 राज्यों में मतदान है। ये शायद 6 ही अप्रैल है। और जो 27 मार्च से शुरू होकर के इतना लंबा जा रहा है, उसमें आप देखिए कि साउथ के सारे राज्य तो 1 तारीख को 6 को ही निपट जाएंगे। रही बात जो सबसे बड़ी चुनौती है वो डेट से ही आप देख लीजिए कि पिछली बार भी बंगाल में 7 मतलब 6+1, जिसको इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 6A और B था, इसलिए उन्होंने 7 चरणों में हुए थे कुल चुनाव, इस बार 1 और बढ़ाया गया है। तो मेरा ये कहना है कि जबकि आपदा जब पिछला चुनाव हुआ था उस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, जो एक कॉमन स्थिति है 8 फेज में चुनाव का मतलब है कि बंगाल में हिंसा जो है वो आप देखिए चुनाव आयोग की डेट से भी मालूम पड़ जाएगा कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जैसा प्रदीप जी ने कहा, 5 इस राज्यों में जो चीज है जिसको इलेक्शन कमीशन को बहुत ध्यान से देखना होगा, वो 2 मुद्दे हैं। अब वो जनता के मुद्दे बनते हैं या नहीं, लेकिन वो ईमानदारी की बात है, वायलेंस एंड करप्शन, हिंसा और भ्रष्टाचार, ये 2 चीजों पर। और ये दोनों चीजें प्रशासन के लिए तो, जनता के लिए तो खतरा होती है, चुनाव कमीशन के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती लिखी है। बंगाल में तो ये है, केरल में भी जो थोड़ा बहुत मेरा लगता है ये जो एक हिंसा चरित्र में आ गई है कुछ लोगों पर, पॉलिटिकल हिंसा, वो सबसे बड़ा खतरा है। और असम और जिस तरह कहते हैं पूर्वी भारत में, बाकी दक्षिणी भारत में तो सिर्फ 1 दिन में सब कुछ निपट जा रहा है। और जैसा कि कहा कि ये सारी चीजें हैं, ये भी हमें देखना होगा। और बहुत सही डेट पर 8 फरवरी चुनाव है, लेकिन पूरी प्रक्रिया 5 राज्यों की करीब 1 महीने के भीतर खत्म हो रही है। तो हमें विश्वास है कि ये जैसे पिछले दौर में हुआ था, 5 राज्यों में जो पिछली बार चुनाव हुए उसमें चुनौतियां क्या थी, किस तरीके से इस बार बदलाव हुआ है, चाहे वो खर्च की सीमा हो या दूसरे, उस पर भी आ रहा हूं सर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गणपति सुब्रमण्यम भी जुड़ चुके हैं। गणपति, आपका स्वागत है। चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है, और अगर मैं कहूँ आपके नजरिए से, खासतौर पर अगर मैं केरल और तमिलनाडु पर फोकस करना चाहूँ, किस तरीके से देखते हैं सिंगल फेज में चुनाव का अनाउंसमेंट और जो पिछला इतिहास रहा है, अगर इन राज्यों में देखें चुनाव को लेकर जो भी चीज़ें वहाँ पर आई हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ पर धन बल ऐसे प्रलोभन की शिकायतें काफ़ी ज़्यादा रहती हैं चुनाव के दरमियान, लेकिन सिंगल फेज में चुनाव कराने का ऐलान चुनाव आयोग का कैसे नजर आता है?
जी, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, इन तीनों जगह में एक चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ मनी पावर का मिसयूज वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, इसलिए एक ही दिन में सिंगल फेस में करा रहे हैं। लेकिन आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी बताया, दो स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया, आरके नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और वेलूर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, दोनों में इलेक्शन रद्द करना पड़ा क्योंकि पैसा बढ़ रहा है, इस तरह का एलिगेशन आया, फिर उसका कुछ भी निकला। तो इस तरह का एक बार नहीं कई बार हो चुका है। एक बार तो 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन कैंसिल करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा कठिन सवाल है कि इलेक्शन कमीशन के सामने इसको कैसे रोका जाए। इसलिए वहां पे एक्स्ट्रा ऑब्जर्वर्स भी भेज रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, जो अच्छे शार्प नजरिया से देखेंगे। 30,80,000 is the amount allowed in this election for each candidate in तमिलनाडु। इसके अलावा पार्टियां अपना खर्च करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वोट के लिए पैसा देना, उसको लोग जो है वो एकदम पूरा स्टेट वाइड एक मैसिव सिस्टमिक प्रॉब्लम करना, तो ये सब बड़ा चैलेंज है कि डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए वो इलेक्शन कमीशन भी चाहता है कि भाई सिंगल फेस में इलेक्शन हो, लेकिन ये पैसा बांटने वाटने का काम रोका जाए। तो उसी के लिए पूरा कोशिश है, और एकदम मुझे लगता है कि ईगल आई ऐसा नजरिया से इलेक्शन कमीशन तमिलनाडु और पुदुचेरी को देखेगा। प्रदीप जी, वाकई ये एक बड़ी चुनौती रही है, जैसा कि कहा गणपति ने, कि इन राज्यों में धनबल जो है वो उसका एक बड़ा इस्तेमाल नजर आता है, उसके बहुत ज़्यादा आरोप लगते हैं। हालांकि जो इस बार खर्च, चुनावी खर्च है उम्मीदवारों के नज़रिए से, उसमें इंक्रीज किया गया है, लेकिन पांडिचेरी के लिए लिमिट अलग है और बाकी राज्यों के लिए लिमिट अलग है। क्या लिमिट का अलग अलग होना आपको लगता है कि महत्वपूर्ण हो जाता है, या फिर कहीं ना कहीं उस लिमिट के दायरे के अलावा जो जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट जो खर्च हैं उसको चेक करना और उसके बारे में स्क्रूटनी करना, वो एक ज्यादा बड़ी चुनौती है आयोग के सामने? नहीं कविन जी, देखिए ऐसा है कि ये लिमिट अलग अलग तो इसलिए कि पुदुचेरी में कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो छोटी है, वोटर की संख्या कम है। पूरे पुदुचेरी में कुल 10 लाख वोटर है, बाकी राज्यों में संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसलिए संपर्क के लिए प्रतिनिधियों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए उनकी सीमा ज्यादा है। सवाल उसका नहीं है कि कितनी सीमा है और कितना खर्च उसमें करते हैं। सवाल दूसरे राज्यों से जो भिन्न है तमिलनाडु, पुदुचेरी में, वो है पैसा देकर वोट खरीद, कैश डिस्ट्रीब्यूशन हो। देखिए दूसरी जगहों पर समस्या क्या होती है कि गाड़ियां ज्यादा लगा दी, वर्कर ज्यादा लगा दिए, वर्कर पे पैसा खर्च कर रहे हैं, इस तरह की शिकायतें आती हैं। उन पर आयोग की नजर रहती है, उनके ऑब्जर्वर रहते हैं, उनके ऐसे भी लोग रहते हैं जो इनको रिपोर्ट करते रहते हैं कि कहाँ कितना खर्च हो रहा है, ये सही दिखाया जा रहा है, गलत दिखाया जा रहा है। लेकिन ये जो कैश, और इसमें दोनों द्रविडियन पार्टी में कोई अंतर नहीं, दोनों जो है समान रूप से इसका इस्तेमाल करती है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। जो चुनौती इसलिए भी केवल तमिलनाडु की बात नहीं है, अगर ये कल्चर आगे बढ़ता रहा तो दूसरे राज्यों में भी आ सकता है, और वो बहुत घातक होगा। देखिए जो ब्लैक मनी है उसका एक बड़ा कारण ये चुनाव में जो पैसा खर्च होता है, अनअकाउंटेड मनी जो होता है। एक तो चुनाव आयोग ने और संविधान ने निर्धारित किया हुआ है कि इतना पैसा उम्मीदवार खर्च कर सकता है, उसके अलावा पार्टियों को छूट है, पार्टी का खर्च इसमें नहीं जोड़ा जाता। फिर भी उसके बाद जो खर्च होता है वो चिंता का कारण है कि चुनाव जैसे जैसे महंगे होते जाएंगे, सामान्य व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल होता जाएगा, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ चला जाएगा। ऐसा ना हो कि केवल पैसे वाले चुनाव लड़ सके, ऐसा ना हो कि जिनके पास ब्लैक मनी है या उसका जो प्रबंध कर सकते हैं वही चुनाव लड़ सके। तो चुनाव आयोग की चुनौती केवल इस चुनाव की नहीं है, पूरी जो है जनतांत्रिक व्यवस्था में जो चुनावी व्यवस्था है वो करप्ट ना होने पाए, उसको रोकना है। जहां है उससे और कम हो, एकदम से खत्म हो जाएगी ये उम्मीद करना तो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल बेमानी इस तरह उम्मीद करना, वो अंकुश लग सके, ये बड़ी बात है। रामगोपाल सर, ये वाकई जिस तरीके से अगर हम चुनावी सीमा को देखें जो एक प्रत्येक उम्मीदवार के लिए है, उसमें ज्यादातर उम्मीदवार उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए नजर आते हैं जब वो अपने कागज सबमिट करते हैं, लेकिन
जैसा कि कहा गणपति ने कि दो राज्य खास तौर पर यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम चुनाव के वक्त शुरू हो जाती है और उसके चलते ऐसे कई राज्यों में दिखता है कि जहाँ पर चुनाव कैंसिल करना पड़ा हो। ये एक बड़ी चुनौती नजर आती है। इसके साथ साथ जो उम्मीदवारों को 5 लोगों के साथ घर घर चुनाव प्रचार की परमिशन की बात है, ये भी एक बड़ी चुनौती दिखती है इन राज्यों में, क्योंकि यहाँ तो एक बहुत लंबे लाव लश्कर और काफिले हमें देखे हैं कि पिछले चुनाव में नजर आते थे। लेकिन कोविड काल में क्या इन चुनौतियों को लागू कराना स्थानीय प्रशासन के साथ चुनाव आयोग को कितनी बड़ी एक चुनौती है? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है। और जैसा मैंने पहले कहा कि हर बार चुनाव आयोग जो है वो चुनौती का सामना करते हुए बहुत अच्छे तरीके से वो आया है, सफल रहा है। लेकिन देखिए, सबसे जो बड़ा सवाल है, किसी व्यवस्था में चुनाव सुधार ये बहुत दिनों से है, बहुत सारे कई साल से है कि चुनाव सुधार में व्यापक वो किया जाना चाहिए, परिवर्तन करके वो सब देखा जाए। देखिए, हकीकत ये है कि कानून अपनी जगह है, लेकिन उसका जैसे यह है कि अपवाद स्वरूप अगर उसका उल्लंघन होता है तो वो बहुत हद तक क्षम्य है। लेकिन होता क्या है कि ये अपवाद नहीं होता, बल्कि ये जैसा प्रदीप जी कह रहे थे कि ये आम प्रचलन हो जाता है कि आज कोई भी आदमी जो मध्य वर्ग का है, वो आप सोचिए तो वो कई बार सोचता नहीं कि कैसे इलेक्शन लड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं से जो पैसे हैं वो बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि करप्शन बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन उसके साथ में एक आपको जो मुझे एक पॉजिटिव उसका दिखता है, देखिए डिजिटलाइजेशन ने बहुत हद तक जब से ये शुरू हुआ है, और ये जिसको कहते हैं ये आईटी रिवॉल्यूशन जिसको आप कह लीजिए, कि ये जो क्रांति हुई है उसके चलते भी थोड़ा सा आज की तारीख में ये डर पैदा हो रहा है। और निश्चित तौर पर लोग तो पहले की तुलना में, जैसे पहले होता था कहीं कुछ भी नहीं है तो हिंसा भी होती थी, मतदाताओं को लॉक कर दिया जाता था और करप्शन पूरा था। मुझे लगता है कि सुधार दर सुधार लगातार हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि भारत में एक लोकतांत्रिक, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि जितना भी इसमें सुधार कर सके, जो लूप होल्स हैं उसको हमें बंद करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कभी ना कभी ये चीज भी आएगी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगता है कि ये कोई उनके लिए भी अच्छी चीज नहीं है अगर चुनाव सस्ता हो जाए। और आज की तारीख में टेक्नोलॉजी के जमाने में जितना है, चाहे वो ट्रांजैक्शन हो उस पर भी एक पकड़ में आ जाता है, और इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है। यानी कि कोई भी अगर आप कहीं भी कुछ कर लिया और किसी ने मोबाइल ले लिया चुपके से बिना दिखाए, तो आप समझिए कि सबको ये रहता है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, और थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि जो 60% हमारे यहाँ युवा पॉपुलेशन है, अगर उसके वोटिंग पैटर्न को आप देखें तो आप जितना भी उसको पैसा दे दीजिए, होता क्या है, जो नतीजे आते हैं आप ये देखिए कि अपवाद छोड़ करके, जैसा अभी हमारे सहयोगी ने तमिलनाडु का धोखा, आरके नगर और वेल्लूर का, अपवाद अगर आप छोड़ दें तो हमेशा ये देखें कि पैसा प्रभावित करता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट को प्रभावित नहीं कर पाता है। यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक सवाल और है रामकृपाल सर, जो आपने कहा कि जब हम लेंगे दक्षिण और उत्तर के राज्यों में फर्क देखते हैं, गणपति मैं चाहूंगा एक आखिरी कमेंट आपका इस पर, कि कहा जाता है कि वोटर अगर अशिक्षित है, गरीबी है, तो वहां पर उनको ज्यादा चांसेस होते हैं कि लुभाया जा सके, यानी कि प्रभावित किया जा सके। लेकिन जिन राज्यों में यहाँ पर चुनाव होने हैं, इनमें से कुछ राज्य हैं जो कि अगर हम शिक्षा के स्तर को देखें, उसकी लिटरेसी रेट को देखें, तो वो एवरेज से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर नज़र आते हैं, और पर कैपिटा इनकम के नज़रिए से भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा अप नज़र आते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो इतने ज़्यादा लालच के थ्रू प्रभावित क्यों होते हैं? क्या खास वजह नज़र आती है? तमिलनाडु जैसा स्टेट है जो डेवलप्ड है, कोई ज्यादा पॉवर्टी नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पे इस तरह का मनी फॉर वोट्स, ये बहुत गलत कल्चर है। इसका मेन कारण है
the ruling parties of the state which have been ruling in the last 40 years or so, इन लोगों ने क्या किया कि ये एक कल्चर बना दिया, इलेक्शन है तो पैसा बटेगा, वोट के लिए पैसा मिलेगा ही, तो ऐसा लोगों को आदत डाल दिया है। जो नया नया वोटर आ रहे हैं वो भी ये गलत आदत पे जो है शिकार हो रहे हैं। तो 20 साल पहले की बात है, एक तिरुमंगलम नाम का एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शन हुआ था। उस टाइम में ये सिस्टमैटिक पैसा बांटना शुरू हुआ है और उसकी वजह से उसका नाम ही हो गया कि तिरुमंगलम फार्मूला। उसके बाद हर इलेक्शन में पैसा बांटना तो ये आम बात हो गई है। अगर कोई पार्टी पैसा नहीं बांटे तो वहां का पब्लिक पूछता है कैंडिडेट और उसका सपोर्टर से कि पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा। इतना डीप रूटेड कल्चर हो गया है ये। इसको किसी तरह अगर तमिलनाडु ने निकाल के उठा के फेंका नहीं तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन जाएगा। प्रदीप जी, आपका एक आखिरी कमेंट चाहूंगा कि चुनाव 5 राज्यों में है, अगर 5 राज्यों में राजनीतिक तौर पर मैं समझूं, क्या कुछ कहां पर दांव पर लगा नजर आता है? नहीं, देखिए, अलग अलग पार्टियों का अलग अलग राज्यों में जो है वो उनकी चुनौती है, उनका स्टेक लगा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान जो लोगों का है वो पश्चिम बंगाल पर है। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखिए तो एक पार्टी जो पिछले चुनाव में हाशिए की पार्टी थी, बीजेपी, 3 सीटें जिसकी विधानसभा में आई, वो सत्तारूढ़ दल जिसकी 211 सीटें हैं इस विधानसभा में, उसको चुनौती दे रही है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी एक क्षेत्रीय दल को चुनौती दे रही है और बहुत तगड़ी चुनौती दे रही है। इस लड़ाई में जो है सीपीएम और कांग्रेस, ये जो 2 बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने लगभग 55-60 साल राज किया प्रदेश पर, वो हाशिए पर चली गई है, लड़ाई सीधी हो गई है। असम में जो लड़ाई है, मुझे लगता है कि वो बीजेपी की लड़ाई दरअसल डेमोग्राफी से ज्यादा है बजाय किसी पॉलिटिकल पार्टी के, क्योंकि तरुण गोगोई के नहीं रहने के बाद वहां कांग्रेस बिखरी हुई नजर आती है। हालांकि एआईयूडीएफ से समझौते के बाद एक वोट कंसोलिडेशन जरूर होगा मुसलमानों का, लेकिन उसका कितना फायदा होगा, क्या काउंटर पोलराइजेशन होगा, ये सब सवाल है। तमिलनाडु की राजनीति बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। आप देखिए, पहला चुनाव है जब बड़े जो तमिलनाडु की राजनीति के चेहरे हैं, करुणानिधि और जयललिता दोनों ने, और सामने जो पार्टियां हैं इनको अभी चाहे स्टालिन हो डीएमके से या एआईडीएमके के दोनों नेता सीएम और डिप्टी सीएम हो, इनको अभी ये साबित करना है कि वोट दिलाने की क्षमता है। तो एक इनका तो ये है। दूसरा, केरल में मुझे लगता है केरल में कांग्रेस जिस तरह से उसको एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाना चाहिए था, वो उठाती हुई नजर नहीं आ रही है। वहां लेफ्ट फ्रंट अब भी मजबूत नजर आ रहा है। तो आप देखिए, तो सबके लिए कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है इन 5 राज्यों में, और एक बड़े राजनीतिक बदलाव की भी आहट सुनाई दे रही है। अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल जीतती है तो उसका असर केवल बंगाल तक नहीं रहेगा, उसका राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक असर पड़ेगा। तो स्टेक सबके बड़े हैं। कांग्रेस के लिए सर्वाइवल का सवाल है, बीजेपी के लिए आगे बढ़ने का रास्ता उसका आगे निकलेगा या जहां पर है वहीं रुक जाएगा। तमिलनाडु की दोनों द्रविडियन पार्टियों के सामने चुनौती है कि आगे का रास्ता, भविष्य का रास्ता उनका क्या होगा। इसी तरह से केरल में लेफ्ट फ्रंट और जो यूडीएफ है कांग्रेस के नेतृत्व वाला, उसमें ये जो 5 साल में सरकार बदलने का सिलसिला था, क्या इस बार रुक जाएगा? तो ये बड़े सवाल हैं जो इन चुनाव के नतीजों से जिनके जवाब मिलेंगे। बिल्कुल 2 मई को तय करेंगे इन 5 राज्यों के जो मतदाता हैं कि असल में किस तरीके से वो अपने राज्य का विकास या अपने राज्य में सत्ता चाहते हैं। और आने वाले, मैं कहूँ कि 2 मई तक जब मतगणना होगी, तब तक कयासों का दौर भी होगा, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी होंगे और अपने अपने दावे भी होंगे। और आगे भी हम अलग अलग राज्यों पर चुनाव स्पेशल लेकर हम लौटेंगे। लेकिन आज फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देश देशांतर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।